स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ हमारे मेहमान समीर चौगांकर जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी और प्रोफेसर संगीत रागी जी। एक अपडेट आपको पाकिस्तान का दे दें। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और तहरीक इंसाफ पार्टी के मुखिया इमरान खान ने एक बार फिर जेल से सेना और अपनी सेना के प्रमुख आसिम मुनीर के ऊपर हमला बोला। जेल में बंद इमरान खान ने आसिम मुनीर पर लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगाया और कहा कि उन्होंने पाकिस्तान में बल के कानून के जरिए संवैधानिक व्यवस्था को कुचल दिया है। एक्स पर बुधवार को पोस्ट करते हुए इमरान खान ने लिखा कि एक लोकतांत्रिक देश वो होता है जहां संविधान और कानून का राज हो, न्याय हो, लोकतांत्रिक स्वतंत्रताएं सर्वोपरि हों। लेकिन जनरल आसिम मुनीर का लोकतांत्रिक देश वो है जहां इन सब को कुचलकर आसिम कानून लागू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि मुनीर ने लोकतंत्र की हत्या की। 73 साल के हैं इमरान खान और पिछले 2 वर्षों से, बल्कि ज़्यादा ही हो गया, अलग अलग मामलों में वो जेल में बंद हैं। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो लोकतंत्र की जड़ों को काटने की साजिश है। तो जड़ें तो कभी गहरी हो ही नहीं पाई लोकतंत्र की पाकिस्तान में। हाँ, आसिम मुनीर ने ये काम जो किया है इस बार, चाहे वो मिलिट्री कोर्ट लगा करके नेताओं को जेल में डालने का काम हो, इलेक्शन जिस तरीके से, जिस बेशर्मी के साथ इमरान खान का जीता हुआ इलेक्शन चोरी करके दिया गया और शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ को दे दिया गया, ये सब कुछ आसिम मुनीर ने बैक सीट से गाड़ी चलाते हुए किया है। और अब वहाँ की सेना इसी मॉडल पर ज़्यादा यकीन करती है, बजाय कि सीधे आप राष्ट्रपति हो जाओ या मार्शल लॉ लगा करके आप मार्शल लॉ के मुखिया बन जाओ। इमरान खान के साथ जो हुआ वो आसिम मुनीर ने ही किया। लेकिन अब शहबाज सरकार जो है उसने कुछ इस तरीके से साध रखा है आसिम मुनीर को। एक बार बीच में लगा भी था कि शायद इमरान खान जेल से बाहर आ जाएं, लेकिन कई मामलों में बेल मिलने के बावजूद वो अभी तक जेल में ही है। समीर जी। निश्चित रूप से इमरान खान ने जिस तरीके से बयान जारी किया और लगातार ये वो जिस तरीके से चुनी हुई सरकार जो नवाज वहाँ के जो प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ और मुनीर के ऊपर हमला लगातार कर रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि वो लगातार अपने कैडर को, कार्यकर्ताओं को ये बात का संदेश दे रहे हैं कि भाई अब आपको लोकतंत्र बचाने के लिए इकट्ठा होना। बीच में ये भी खबर आई थी कि उनके दोनों बेटे पाकिस्तान लौटेंगे और इस बात की चर्चा है कि 31 दिसंबर को उनके बेटे पाकिस्तान आ रहे हैं। और वो इमरान खान से 31 दिसंबर को मिलेंगे। नया साल पर वो शायद पाकिस्तान के अंदर कोई नई पार्टी बनाए या पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी को फिर से जीवित करने की वो कोशिश करेंगे। उनका लगभग आना तय हो गया दिसंबर के एंड में पाकिस्तान आने का। तो मुझे लगता है कि इमरान खान अब बयान देकर ये संदेश देना चाहते हैं कि भाई अभी टाइगर जिंदा है, अभी मैं हूं, भले ही जेल में हूं लेकिन मैं बना हुआ हूं और मैं ही हूं जो लोकतंत्र को बचाने के लिए। मुनीर ने जिस तरीके से लोकतंत्र को खत्म किया है, मुनीर ने और शहबाज शरीफ ने जिस तरीके से ट्रंप के सामने घुटने टेक दिए, पाकिस्तान को अमेरिका के सामने पूरी तरीके से नतमस्तक और गिरवी रख दिया है। लोकतंत्र लाने के लिए मैं भी जिंदा हूं और अपने कार्यकर्ताओं को मुझे लगता है संदेश दे रहे हैं। उनके बेटों का अगर वापस आने की जो चर्चा चल रही है कि 31 दिसंबर को वो इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं और 1 जनवरी को इमरान खान से वो मिलेंगे और उसके बाद वो वहां की राजनीति के बारे में चर्चा करेंगे। कोशिश की थी, जुलाई में शायद आना था इनको, उस समय उनका जन्मदिन, उस समय नहीं आ पाए थे। लेकिन अगर फिर वापस आने का चल रहा है और इमरान खान जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, और पाकिस्तान के अंदर भी एक बड़ा वर्ग है जो जिस तरीके से ट्रंप ने जो प्रस्ताव रखा था उसको स्वीकार कर लिया था फिलिस्तीन को लेकर, उस पर नाराजगी लोगों से एक अभी बड़ा एक विद्रोह पाकिस्तान के अंदर हुआ था। हालांकि सेना ने उसे अभी कुचल दिया है, लेकिन एक बड़ा जो अंदर में विद्रोह उत्पन्न हो रहा है, मुझे लग रहा है इमरान खान उसे हवा देने की कोशिश कर रहे हैं। और आने वाले समय में पाकिस्तान की जनता जरूर जो सैन्य शासन लोकतंत्र के नाम पर सरकार चला रहा है उसके खिलाफ सड़कों पर उतरेगी। लेकिन दुनिया भूल गई लगता है इमरान खान को। इमरान खान को दुनिया नहीं भूली, लेकिन पाकिस्तान, मैं तो इस पर भी हैरान हूँ कि पाकिस्तान को लेकर जो एक्स पर इमरान खान साहब ने लिखा है, लोकतंत्र के शब्द, इतने भारी शब्द आपने लिए, मैंने कहा ये लाए कहाँ से वो। पाकिस्तान में ये शब्द तो कभी भी लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए नहीं रहे। मतलब आसिम मुनीर के वक्त तो छोड़ दीजिए, लेकिन वो नहीं रहे हैं। और दुनिया वैसे ही चलती कि जो पावरफुल लोग, अभी तो ट्रंप साहब तो लंच करवा रहे हैं, तो वो इमरान खान के साथ तो नहीं खड़े होंगे। अभी आपने जिक्र किया वो पहले भी बेटे आने वाले थे, उस समय भी ये धमकी साफ साफ दे दी गई थी कि कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी में पाकिस्तान में वो शामिल नहीं होंगे, क्योंकि वो उनकी ब्रिटिश सिटीजन जो है, पाकिस्तानी नहीं है, ब्रिटिश सिटीजनशिप है। तो इसलिए बहुत मुश्किल लग रहा है। और आसिम मुनीर के लिए केवल जो अभी बात हुई वो सबसे महत्वपूर्ण ये हुआ कि इमरान खान साहब को लगा कि जो फ़िलिस्तीन पर जिस तरह का स्टैंड लिया अभी पाकिस्तान गवर्नमेंट ने, तो उससे शायद उनको कुछ एक मदद मिल सकती हो या उनके लिए लोग खड़े हो सकते हो। लेकिन इतना आसान काम वहाँ नहीं है। अभी आसिम मुनीर ने पूरी तरह से
कंट्रोल कर रहा है। अब जिस तरीके से वो तहरीके लब्बैक के प्रदर्शन को रोका रोका brutally, हाँ। इतने लोग उसके अंदर मारे गए कि इतने लोग मारे गए कि असल आंकड़ा ही बाहर नहीं आ पाया कितनी मौतें हुई हैं। पाकिस्तान के एक पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने टीवी पर जाकर के ये बोला कि इन्होंने तो लाशें तक नहीं दी, लौटाई जो लोग मर गए उस प्रदर्शन में। और इमरान खान को उस वक्त एक अपॉर्चुनिटी उसमें शायद दिखाई दे रही थी, लेकिन इमरान खान की जेल से बाहर आने की कोई दूर दूर तक संभावना दिखाई देती है आपको? देखिए, लोकतांत्रिक मूल्य जैसी बातें कहना पाकिस्तान के लिए तो वाकई बड़ा लगता है कई बार, क्योंकि हमारे साथ ही डेमोक्रेसी की शुरुआत वहाँ उनके यहाँ हुई और 33 साल तो वहाँ के जनरलों ने राज किया और प्रत्यक्ष रूप से राज किया। अयाया खां से लेकर के जियाउल हक की सरकार से लेकर के परवेज मुशर्रफ की पूरी, वो 33-34 साल तक तो इन्होंने डायरेक्ट शासन किया। इमरान खान पहली बार प्रधानमंत्री के रूप में ये तय कर रहे थे कि भाई जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अंदर मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन काम करेगी, और वे उसी चीज को वो अटैक कर रहे थे। आईएसआई को अटैक कर रहे थे और आईएसआई और कई बार आईएसआई को अपने साथ लेते थे, कई बार सेना प्रमुख को साथ लेते थे, लेकिन बार बार उनका कहना था कि पाकिस्तान के जनरल्स जो हैं उनके अमेरिका में स्टैश्ड मनी है, उनके बाल बच्चे सब अमेरिका में काम के, उनके मनी इन्वेस्टमेंट वगैरह है, तो एक ढंग से वो नकेल के हैं, उसका परिणाम वे भुगते हैं कि वो अंदर है। स्वाभाविक है, 2-3 बातें हुई हैं कि पाकिस्तान के उनके जेल जाने के पश्चात पाकिस्तान के अंदर सत्ता संतुलन में सत्ता तो है लेकिन संतुलन खत्म हो गया है। कोई भी प्रांत, पंजाब एक ऐसा सूबा था पाकिस्तान के अंदर जो रिलेटिवली शांत रहता था, वो पंजाब सूबा भी आज के दिन में अशांत हो गया है। खैबर पख्तूनवा वाला इलाका जो है, वो जो पश्तूनों का इलाका जो है, उसके साथ इमरान खान के बहुत अच्छे रिश्ते होते थे। जो रिश्ते बिगड़ गए हैं वो भी ये इस एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान बिगड़े हुए हैं, इनके कारण बिगड़े हुए हैं, नहीं तो पहले इनके अच्छे संबंध थे। मुझे लगता है कि इमरान खान को और उनकी पार्टी को लग रहा है एक चांस है, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। लाल मस्जिद की कहानी हमको नहीं भूलनी चाहिए। एक बहुत बड़ा आंदोलन वहां खड़ा हुआ था और वो सत्ता बदलने सरदार नवाज शरीफ के साथ खड़ा हो गया था। ऐसी स्थिति में यदि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी आबादी जो है इस्लाम के नाम पर ही यदि सड़कों पर है, तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान में यदि चुनाव होते हैं तो मुझे लगता है इमरान खान की संभावनाएं बेहतर होंगी आज से। अगली बड़ी खबर दुनिया की है, शी जिनपिंग से जुड़ी हुई। शी जिनपिंग बीजिंग में दरअसल अपनी पार्टी की एक बड़ी बैठक इन दिनों कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए चुनौती आ रही है वॉशिंगटन से। आप जानते हैं कि इन दिनों धमकी देने का एक इंटरनेशनल ट्रेंड सा चल पड़ा है। इंटरनेशनल ठेका किसके पास है ये भी आप जानते हैं, हम बात कर रहे हैं ट्रंप की। अब इन्होंने जिनपिंग को धमकी भरे अंदाज में अपना दोस्त बताया, फिर कहा कि चीन ने अगर ट्रेड डील नहीं की हमारे साथ तो बहुत दिक्कत होगी उसको। ट्रंप बोले कि चीन से हम अभी 55% टैरिफ वसूलते हैं और अगर वो नहीं मानते तो 1 नवंबर से टैरिफ 155% कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, लगे हाथ ट्रंप ने शी जिनपिंग को यह भी बता दिया कि अमेरिका की आर्मी दुनिया की बेस्ट आर्मी है और कोई इसके आसपास नहीं पटक सकता। I think we'll be just fine with China. China doesn't want to do that. First of all, the United States is the strongest military power in the world by far. It's not even close. Not even close. We have the best equipment. We have the best of everything, and nobody's going to mess with that. I think we'll end up with a very strong trade deal. Both of us will be happy. I don't see that happening, no. I think when we finish our meetings in South Korea, China and I will have a really fair and really great trade deal together. China's paying 55% and a potential 155% come November 1st unless we make a deal. And I'm meeting with President Xi. We have a very good relationship. We're going to be meeting in South Korea in a couple of weeks. तो ट्रंप साहब जो है वो शी जिनपिंग को धमका रहे हैं। ये मतलब क्रैक कोड नहीं कर पाए, ये तो बात सही है। ना पुतिन का कोड क्रैक कर पाए, ना शी जिनपिंग का और ना नरेंद्र मोदी का। ये 3 देशों के मामले में ट्रंप जो है फेल साबित हुए हैं। अब ये कितनी बार, अब देखिए ना, ये शुरुआत इन्होंने की, ये इनका टैरिफ बढ़ते बढ़ते शायद 200-250% पर दोनों का पहुंच गया था, फिर वापस आए हम बात करेंगे, हम बात से ठीक कर लेंगे। फिर उसके बाद सब कुछ ठीक होने लगा, इन्होंने कहा हमारी ट्रेड डील भी हो जाएगी। फिर चीन ने रेयर अर्थ एलिमेंट्स पर प्रतिबंध लगा दिया, तो उसके बाद से ये फिर भमक गए। इन्होंने पहले कहा था मेरी इस साल मुलाकात होगी शी जिनपिंग के साथ,
अब कहते हैं कि मैं उनसे फिलहाल तो मेरा मिलने का कोई कार्यक्रम नहीं है, लेकिन तारीफ इनकी भी बड़ी करते हैं। नहीं, पता नहीं। देखिए, जब आप किसी को कहें कि आज हम मार देंगे, काट डालेंगे, उसके बाद फिर लौट जाए, तो 2-4 बार के बाद आदमी कहता है कि भाई ठीक है, मतलब ये मैं बार बार कहता हूँ, राष्ट्राध्यक्ष के लिए ऐसा शब्द नहीं, लेकिन लोग कहते हैं कि पगला टाइप है, कुछ भी बोलता रहता है। ये अच्छा नहीं है अमेरिका के लिए। चाइना ने इस बार तो ट्रंप को बिल्कुल ही आईना दिखाया, और इस तरह से जो शुरू में उन्होंने कहा था कि हम बढ़ाते जाएंगे, उनका बढ़ाओ, हम भी बढ़ा देंगे। अंत में वो रेसिप्रोकल टैरिफ की एक लड़ाई टाइप की चलती रही, और उसके बाद फिर एक दिन ट्रंप साहब ने कहा कि जेनेवा में वो हमारे और उनके जो अधिकारी हैं वो मिल लिए हैं, सेक्रेटरीज मिल लिए हैं, सब कुछ ठीक हो गया है। इसका मतलब ये है कि ट्रंप को भी नहीं पता है कि कहां तक जाएंगे, कितना, मतलब या तो आपको पता हो कि चल लोहा इतना गर्म है, हथौड़ा मारेंगे काम हो जाएगा, वो जान ही नहीं पाते हैं कि कब हथौड़ा मारना है, कब मोड़ देना है, और चीन उसका फायदा उठा रहा है। चीन भारत की तरह लोकतंत्र तो है नहीं कि वहां राहुल गांधी जैसे लोग होंगे जो डोनाल्ड ट्रंप का टूल बन जाएंगे, अमेरिकी एजेंडा वो राहुल गांधी के मुंह से आने लगेगा। वहां तो शी जिनपिंग ही है, वहां किसी तरह की कोई ऐसी डेमोक्रेटिक प्रोसेस नहीं है, कोई लोग नहीं है, कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, तो ट्रंप की इन धमकियों का वहां और कोई असर नहीं पड़ता। दूसरा, जब वो कहते हैं कि हमारी आर्मी सबसे पावरफुल है, तो भैया अमेरिका की आर्मी दुनिया के किसी देश में जीती तो नहीं है। मैं तो विदेश मामलों में कम जानता हूं, सर से पूछता हूं, सर कहीं जीती है क्या? हर जगह सुनिए भागी तो है, भागी, वियतनाम से लेके अफगानिस्तान से लेके, मतलब कहीं से भी, इवन इराक, वहां भी अगर ये उनको दूसरों की मदद नहीं मिली होती तो वहां से भागना ही पड़ा था। तो हर जगह अमेरिका की स्थिति रही है कि इनकी आर्मी जाती है, पिटती है और लौट आती है। ये फिर एक दूसरे के साथ क्या करते हैं कि किसी की मदद लेकर किसी को लड़ाते हैं। तो जैसे इनके पास पाकिस्तान है, मरने मारने के लिए वो तैयार है, ऐसे ही हर देश के बीच में किसी न किसी को रखते हैं। तो कम से कम अपनी आर्मी को बार बार इस तरह से एक्सपोज ट्रंप को नहीं करना चाहिए। ठीक है, B2 बॉम्बर चलाइए, वो अच्छा है, वो दुनिया देखेगी, उसी से चलेगा। तो चाइना तो इनकी धमकी में कतई नहीं आने वाला। और हो सकता है ट्रंप अपने देश को एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा चुके हों, ये टैरिफ के मामले में ही। नवंबर से इनके सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होगी, सर बताएंगे आपको ज्यादा। और वो सुनवाई इस बात पर है कि ये दुनिया भर को जो टैरिफ कर लगा रहे हैं, इसका इनके पास इख्तियार भी है कि नहीं है, क्योंकि ये पार्लियामेंट का अधिकार होता है वैसे। और अगर इनके खिलाफ वर्डिक्ट आ गई तो सोचिए कितना रायता फैलेगा। इतने देशों के साथ जो इन्होंने टैरिफ के रेट्स तय किए हुए हैं, सब उलट पुलट हो जाएंगे, सब वापस हो जाएंगे, और इनको बहुतों के तो अरबों रुपए लौटाने पड़ेंगे। ये लंबी लड़ाई चल रही है। हमने पहले भी इस बात का जिक्र किया कि कोर्ट में जो लड़ाई ट्रंप साहब की चल रही है वो इससे भी ज़्यादा मुश्किल वाली है, जो डिप्लोमेसी में लड़ाई लड़ रहे हैं। और वो मुझे लगता है कि वहाँ पर जिस तरह से कोर्ट्स काम करते, भले ही वहाँ पर दोनों के अलग अलग जजेस भी उस तरह से बिहेव करते हैं, लेकिन ये वाले मामले में वो फंसे हुए हैं और मुश्किल में पड़ सकते हैं। क्योंकि पूरे टैरिफ को लेकर अमेरिका में एक तो लोगों में भी नाराज़गी है, कोर्ट में भी उस तरह से उनके कोई सपोर्ट में मुझे वहाँ नहीं दिखाई दे रहा। और आपने जैसे जिनपिंग साहब का जिक्र किया, तो वो तो तीनों लोग ही उनकी बात नहीं सुन रहे। कोई तो सुने उनकी बात। पुतिन साहब भी नहीं सुन रहे, प्रधानमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री भी नहीं सुन रहे, और जिनपिंग भी नहीं सुन रहे। और SCO की बैठक से उनके जो वो पिक्चर आपने लगाई थी, उससे वो वैसे ही तकलीफ में है। तो अभी बहुत तरह की मुश्किल है। और टैरिफ में मैं बता रहा हूँ आपको कि डोमेस्टिक लेवल पर उनको ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ेगी। यहाँ तो रोज़ रोज़ धमकाते थे, और वो फिल्म का डायलॉग है ना कि किसी को इतना भी मत डराओ कि डर से डर खत्म हो जाए। तो वो अब हालत हो रही है सबकी कि आपके डर से किसी का डर नहीं लग रहा है। सही बात। लेकिन उनको डर लगना चाहिए अपने डोमेस्टिक सिस्टम पर। जो लीगल सिस्टम है वो उनको मुश्किल में डाल सकता है। ये बहुत मतलब खतरनाक मोड़ पर है, ऐसा नहीं है। एक अच्छी खबर आपको मैं बताता हूं, और भारतीय सेना का एक लंबा इंतजार खत्म होगा। 1 साल के अंदर क्लोज क्वार्टर बैटल कार्बाइन्स मिलना शुरू होंगी। ये संख्या लाखों में है। ये हल्का हथियार काउंटर टेरर ऑपरेशंस और आतंकवादियों के साथ नजदीकी मुठभेड़ के लिए बहुत उपयोगी माना जा रहा है। 2 भारतीय कंपनियों के साथ इसके उत्पादन के लिए करार हो गया है, और 1 साल के अंदर इसकी डिलीवरी भी शुरू हो जाएगी। इसके लिए 2770 करोड़ रुपए के करार पर हस्ताक्षर हुए हैं। भारतीय सेना इस तरह की कार्बाइन का इंतजार 1.5 दशक से कर रही है। 4.25 लाख CQB कार्बाइन बनाने का करार 2 भारतीय कंपनियों को मिला है, कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स और अडानी ग्रुप की डिफेंस कंपनी PLR सिस्टम को। 2770 करोड़ रुपए की इस डील में कल्याणी का शेयर 60% का होगा, और बाकी का प्रोडक्शन ग्वालियर के पास अडानी ग्रुप की कंपनी करेगी। सेना के पास जो पुरानी पीढ़ी की कार्बाइन थी वो कब की रिटायर हो चुकी है, और इस कमी को पूरा करने के लिए 15 साल से आयात की कोशिशें भी नाकामयाब रहीं।
और सेना अब आपातकालीन व्यवस्था के तहत 12 लॉन्चर्स के साथ 104 जैवलिन एंटी टैंक मिसाइल्स भी खरीदने की कोशिश में है, जो भारत में ही तैयार की जाएंगी। तो यहां बड़ी बात यह है कि ये हथियार भी आप इंपोर्ट करते थे, लेकिन ये सब अब आपके देश में बन रहे हैं और एक उसका जो स्केल है प्रोडक्शन का, वो खुद ही आपको बता रहा है। 4.25 लाख कारबाइन्स का ऑर्डर दिया गया है। सर देखिए, नरेंद्र मोदी ने एक चीज़ बहुत अच्छा किया है कि भारत के अंदर जो सशस्त्र बल को जितनी ज़रूरतें थी, उसका अधिकांश से अधिकांश चीज़ें भारत के अंदर ही प्रोडक्शन शुरू किया जाए। हमारे यहाँ जितनी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियाँ हुआ करती थी, वे या तो ठप पड़ गई थी या अंडर प्रोडक्शन थी। कोई भी हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ठीक तरीके से काम नहीं कर रही थी। एक बात क्लियर कर लें, कई वर्ष को सकता ना पता, मतलब पहले सारा जो भी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग था वो सब सरकारी कंपनी करती थी, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां नहीं, सारी नहीं करती थी, लेकिन डिफेंस सेक्टर में आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो नहीं था। इंडियन प्राइवेट सेक्टर भी बहुत नहीं था उसमें। बहुत प्राइवेट सेक्टर नहीं था। ये 2014 के बाद प्राइवेट सेक्टर को बड़े तरीके पर खोला गया है। आपके सबसे पहले तो डिफेंस के अंदर जो था वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री आपकी थी। जितने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री थी, या तो आपको हम लोग जानते थे कानपुर के अंदर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, अन्य नासिक में हमारा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, तो ये सब या तो अंडर प्रोडक्शन काम करते थे या छोटे मोटे राइफल वगैरह बना लिया करते थे, इतना ही है। बाकी सारी चीजें आप रसिया से आप मंगाते थे, विदेशों से आप मंगाते थे, आप जर्मनी से मंगाते थे, ऐसे ऐसे कंट्री से, यूरोप के कंट्री से आप राइफल्स वगैरह भी मंगाया करते थे। आज के दिन में वो क्या रहा है कि आज आप प्रोडक्शन कर रहे हैं इन सारी चीजों का। रक्षा क्षेत्र को जितना मजबूत भारतीय सेनाओं को इस क्षेत्र में, अभी आप ऑपरेशन सिंदूर में राजनाथ जी ने कहा कि भाई 70% जो आर्म्स थे, हमने अपने स्वदेशी उपकरणों का हमने प्रयोग किया है, और उसके आधार पर नहीं तो हम जितने भी है, किसी को हैरानी होगी ये जान करके कि 50 से ज्यादा सबमरीन, डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट पर भारत एक साथ काम कर रहा है। अच्छा, यानी कि जो हम कहते थे ब्लू वाटर नेवी का कॉन्सेप्ट, ये ब्लू वाटर नेवी का कॉन्सेप्ट पहली बार जो है वो ऑपरेशनल तरीके हर दूसरे तीसरे महीने हम देखते हैं 2-2 शिप, 3-3 शिप्स कमीशन होती है, कमीशन होती रहती है। ठीक बात है, ये बड़ी बात है। अब एक पॉलिटिकल खबर महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में इसी साल निकाय चुनाव होंगे, अर्बन बॉडीज के, और इसको लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक बड़ा ऐलान किया है। निकाय चुनाव महायुति एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी, मतलब जो सत्ताधारी पक्ष है वो एक साथ सारी पार्टियां मिलकर लड़ेंगी। चुनावों को लेकर महायुति गठबंधन में सीट बंटवारे का फॉर्मूला भी लगभग तय है, लेकिन दूसरी ओर महाविकास अघाड़ी में फूट है। कांग्रेस के नेता भाई जगताप ने एक स्टेटमेंट दिया जिस पर काफी झगड़ा बढ़ गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अकेले लड़ेगी, हम राज ठाकरे के एमएनएस के साथ नहीं जाएंगे, उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना के साथ भी हम लोग इस चुनाव में अलायंस नहीं करेंगे। अच्छा, ये भाई जगताप का बयान आया और इसके बाद शिवसेना उद्धव गुट के लीडर आनंद दुबे ने कहा कि हमें चुनौती न दें, हम शिवसेना हैं और पिछले चुनाव में हमने अकेले चुनाव लड़ा था और बीजेपी को हराया था। और इसके बाद फिर कांग्रेस के एक नेता का और बयान आया कि नहीं, भाई जगताप जो बोल रहे हैं उनकी निजी राय है, हमारे यहाँ तो ये हमारी लीडरशिप तय करती है, हाईकमान तय करेगा कि हमारा अलायंस होगा कि नहीं होगा। तो इसी कंफ्यूजन में अभी तक ये साबित तय नहीं हो रहा कि एक साथ लड़ेंगे या अलग लड़ेंगे। सुनिए उनका बयान। बिल्कुल इनके साथ नहीं लड़ेंगे, राज ठाकरे तो छोड़िए, उद्धव जी के साथ भी हम नहीं लड़ेंगे। ये मैं जब अध्यक्ष था, मैंने डंके की चोट पे मैंने हमेशा ये कहा था, और अभी भी हमारी ये जो कमेटी की मीटिंग हुई, पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की, उसमें सारे लोगों ने ये कहा। अच्छा, महाराष्ट्र भी मतलब थोड़ा पॉलिटिकल सीन से आउट ही चल रहा है समीर जी, लेकिन अब ये इलेक्शन आ रहे हैं तो कोई अलायंस नहीं हो रहा दूसरी ओर। बिल्कुल नहीं हो रहा है, और सुप्रीम कोर्ट का तो आदेश है कि भाई आपको दिसंबर में के पहले चुनाव करवाना है हर हाल में, और सरकार उसकी तैयारी में लग गई है। और जिस तरीके से राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे का मिलन हो रहा है कि भाई दोनों भाई एक दूसरे के घर जा रहे हैं, गणेश पूजा पे घर जा रहे हैं, दोनों साथ पे स्टेज शेयर कर रहे हैं, तो वो कांग्रेस को पसंद नहीं आ रहा। कांग्रेस ने बहुत स्पष्ट कह दिया था कि भाई अगर राज ठाकरे और कांग्रेस में से किसी एक को आपको चुनना पड़ेगा, अगर आप राज ठाकरे के साथ गठबंधन करोगे तो हम कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि बिहार उत्तर भारत के लोगों को जिस तरीके से राज ठाकरे ने पिटाई करते हैं, और अभी भी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जो कार्यकर्ता है वो उत्तर भारतीयों के साथ मारपीट करते हैं, वो कांग्रेस को बर्दाश्त नहीं है और ऐसी स्थिति में आपके साथ गठबंधन नहीं करेगा। अब दूसरा उद्धव ठाकरे ने कह दिया, उद्धव ठाकरे ने संदेश भेज दिया है कि भाई बंबई में, पूना में, ठाणे में, कल्याण, डोंबिवली में हम आपसे गठबंधन नहीं करेंगे, यहां पर हम चुनाव अपने दम पर लड़ेंगे, यहां आपको हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है, आप
नागपुर में हमसे गठबंधन कर लीजिए, आप अकोला, अमरावती और बाकी जो परभणी एरिया है, शरद पवार का एरिया है, वहां शरद पवार से बात कर लीजिए। इन 4 बड़े क्षेत्रों में हम आपसे गठबंधन नहीं करेंगे, या हम अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। अब कांग्रेस कह रही है कि भाई 4 बड़े अगर महानगर पालिका में आपसे हमारी बातचीत अगर नहीं हो रही है, तो बाकी छोटे जगह तो आपका कोई अस्तित्व भी नहीं है, नागपुर में हो, बाकी जगह हो, वहां हम अपने दम पर लड़ लेंगे। तो यह तय है कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे मिलकर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि ये बात भी सही है कि अभी जो बेस का जो चुनाव हुआ था, उसमें उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे बॉम्बे में मिले थे, उसके बाद भी उनको कुछ नहीं मिला था, एक सीट नहीं मिली। लेकिन फिर भी अब वो कोशिश करेंगे कि बीएमसी का जो चुनाव होगा, या ठाणे म्युनिसिपल का होगा, या पुणे म्युनिसिपल का होगा, तो मिलकर चुनाव लड़ेंगे। और रहता है कि कांग्रेस का गठबंधन नहीं होने जा रहा है, लेकिन कांग्रेस अलग लड़ेगी। और दूसरी खबर यह भी है कि एकनाथ शिंदे ने भी ये कह दिया है कि ठाणे के अंदर मुझे गठबंधन की जरूरत नहीं है बीजेपी के साथ। ठाणे का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मैं अकेला लड़ने की स्थिति में हूं, तो हो सकता है कि ठाणे भी एकनाथ शिंदे अकेले लड़े। इनके यहाँ एनडीए ये मतलब महायुति में भी हो सकता है, कई कुछ जगह एक साथ हो, कुछ जगह ना हो। कर्नाटक से एक इंटरेस्टिंग खबर। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के बेटे यतींद्र सिद्धरमैया इन दिनों एक नई चर्चा छेड़ चुके हैं। पहले तो बेलगावी की एक जनसभा में यतींद्र ने यह कह दिया कि उनके पिता मतलब सिद्धरमैया जो सीएम है, वो अपने राजनीतिक जीवन के अंतिम चरण में है। कांग्रेस को कर्नाटक में एक ऐसे नेता की जरूरत है जो पार्टी का आगे मार्गदर्शन करे और नेतृत्व करे। यतींद्र की इन टिप्पणियों ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों को हवा दे दी। वैसे ही डीके शिव कुमार कहते हैं कि मेरा वक्त तो आने वाला है। नवंबर में सिद्धरमैया को मुख्यमंत्री बने 2.5 साल पूरे हो जाएंगे, और ये अटकलें हैं कि कांग्रेस आलाकमान अगले 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बदल भी सकती है। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं ही, लेकिन यतींद्र ने सतीश जरकीहोली को इसके लिए नया उम्मीदवार बता दिया। बाद में हालांकि अपने बयान से पलट भी गए और कहा कि मैंने मुख्यमंत्री बदलने की बात नहीं कही थी, मैंने सिर्फ इतना कहा था कि मेरे पिताजी कह चुके हैं कि मैं 2028 के बाद चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो फिर हमें एक नेता की तो जरूरत है ना। तो मैंने ये कहा था कि बड़े सीनियर लीडर है मेरे फादर, तो वो ग्रूम करें आने वाली लीडरशिप को। कहीं ऐसा ना हो कि बेटे के बयान की वजह से 2 महीने में कुर्सी चली जाए पिताजी की। पिताजी की कुर्सी तो नहीं जा रही है, नहीं जा रही, लेकिन इस तरह से डीके शिव कुमार से दुश्मनी सिद्धरमैया उनका परिवार निकालेगा, ये कल्पना नहीं थी। ये मतलब ये कोई तरीका नहीं हो सकता ना। आपके पिता को कुर्सी इसलिए मिली क्योंकि 2.5 साल का एक फॉर्मूला था। अब ठीक है, कुछ ऐसी सामाजिक स्थितियां हैं अलग अलग जगह पर, कैसे उसको आप पिछड़ा कोई आपने बनाया नहीं, बार बार कहते रहते हैं, तो मजबूरी में सिद्धरमैया बने हुए हैं। अब उसमें आप ये करें कि नहीं ये हटेंगे भी हमारे पिताजी, तो सतीश जारकीहोली को बना देंगे। सतीश जारकीहोली वही वाले हैं जो ऊटपटांग बयान देते रहते हैं, तो उसमें तो मुकाबला चलता रहता है कांग्रेस पार्टी के भीतर, वही वाले हैं वो। तो अब जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी का परिवार है, अभी तक वो लड़ाई में था। खड़गे जी आउट हुए थे तो उनको ये लगता था कि डीके और सिद्धरमैया की लड़ाई में हमारे बेटे का चांस बन जाएगा। प्रियांक खड़गे इसीलिए आजकल संघ को बैन करो, संघ को बैन करो, तो उनको लगता है कि ये वाली जो ये वाला राग है ना, वो मंत्री, तो उनको लगता है ये वाला राग और राहुल जी के कानों को बहुत अच्छा लगता है, संघ को बैन करो, प्रतिबंधित करो, तो वो सब कुछ कर रहा है। अब सोचिए, एक किसी विभाग में किसी क्लर्क या चपरासी को उन्होंने निकाल दिया, वो संघ के किसी कार्यक्रम में चला गया, मतलब हद करते चले जा रहे हैं। कर्नाटक में कांग्रेस जिस तरह की लड़ाई में फंसा हुआ है, यकीन मानिए वो एक बार सरकार में तो आ गए हैं, लेकिन जिसको दक्षिण में भाजपा का दुर्ग कहा जाता है, लगता है कांग्रेस का दुर्ग अंदर से कमजोर हो रहा है और भाजपा, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि सिद्धरमैया नहीं जा रहे, नहीं वो हटाएंगे, इसलिए मजबूरी का मसला है सर। नहीं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा चल रहा है झगड़ा। और प्रियंका ये बिल्कुल ठीक बात है कि जो ये आरएसएस वाला जो डिस्प्यूट हुआ वो इसीलिए हुआ, ये सत्ता परिवर्तन की जो लड़ाई हो रही है उसका एक बड़ा हिस्सा है कि आरएसएस को कैसे गाली देकर हीरो बने। हाँ, हीरो बने। सिद्धरमैया साहब केवल कास्ट कॉम्बिनेशन की वजह से वहाँ पर रुके हुए हैं। अभी जो परमेश्वर है वो भी अपनी तरफ से एक और नए ग्रुप के तौर पर काम कर रहे हैं, और खड़गे साहब किसी को भी मदद करने के लिए तैयार हैं। अभी सिद्धरमैया को अभी पहले था कि वो उनके साथ चलते रहेंगे क्योंकि शिव कुमार जी के साथ नहीं जाना चाहते। डीके शिव कुमार लगे हुए हैं कि किस तरह से काम हो, और वहाँ पर नहीं, इतना क्लियर कर लें, डीके शिव कुमार को कांग्रेस पार्टी नहीं बनाना चाहती, वो संभव नहीं लग रहा उनको, वहाँ के कास्ट कॉम्बिनेशन में उतना मुश्किल लग रहा है। लेकिन ये परिवर्तन कितना होगा इसको यूँ समझिए कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर एक्टिव है, वो भी बड़े नेता है, वो कलिंगा के बड़े नेता डीके शिव कुमार। हाँ ठीक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बड़ी एक्टिव हो गई है इस समय। इस कांग्रेस कॉम्बिनेशन को किस तरह से डिसमेंटल किया जा सकता है या क्या इसमें से निकाला जा सकता है? सरकार को तो कोई चैलेंज नहीं है, सरकार को चैलेंज नहीं है, लेकिन बदलना शिव कुमार भी नहीं जाएंगे सर कांग्रेस छोड़ के, कांग्रेस छोड़कर नहीं जाएंगे, लेकिन वो हर घर को सर समय कम है। आपको भी लगता है कि सिद्धरमैया नहीं जाने वाले कहीं? देखिए, सिद्धरमैया मुझे लगता है कि कांग्रेस जरूर परिवर्तन करना चाहेगी। यदि परिवर्तन नहीं करती है तो जो विजय जी कह रहे हैं
वो फैक्टर बहुत जोर से एक्टिव होगा कर्नाटक की राजनीति में। बीजेपी कह रहे हैं तो अब बीजेपी कहे या न कहे, लेकिन मेरा ये कहना है कि डीके शिव कुमार वैसी स्थिति में एसर्ट करेंगे, वो छोड़ने वाले नहीं हैं। क्योंकि समझौता यही हुआ था कि 2.5 साल के बाद में, अच्छा 2.5 साल बाद जब हो जाता है तो कोई भी सत्ता तो छोड़ना नहीं चाहता है। सर समय चला गया। एक इससे जुड़ी इंटरेस्टिंग खबर मुझे याद आ गई। हमारी एसोसिएट एडिटर विजय लक्ष्मी ने खबर दी थी कि कर्नाटक में कामराज प्लान लाना चाहती है कांग्रेस पार्टी। कामराज प्लान मतलब सारे घर के बदल डालो, सरकार के सब लोगों को लगा दो संगठन में। आप उसको कामराज प्लान को गुजरात प्लान कहिए ना। गुजरात प्लान भी नए तरीके से कहा बिल्कुल कीजिए। ठीक, बिल्कुल ठीक। एक लाइन में कह दें, अपनी ताकत पे पहलवानी की जाती है, दूसरे पहलवान को देख के दांव नहीं लगाया जाता, नहीं अपनी हड्डी टूट जाती है। बहुत शुक्रिया त्रिपाठी जी आपका, बहुत शुक्रिया विजय जी, प्रोफेसर साहब और समीर जी, बहुत धन्यवाद।